3 संस्कारी बहुओं ने खोला 2 मॉडल बहुओं का खुफिया राज। शहर के सबसे रईस घराने में 2 मॉडर्न बहू आती हैं, स्टाइलिश, ग्लैमरस और लाखों फॉलोअर। पूरे मोहल्ले में उनकी चर्चा होती है। इस घर में 3 संस्कारी बहुएं भी होती हैं जो अपने संस्कार, सादगी से घर को चलाती हैं, लेकिन घर के अंदर कई राज पल रहे होते हैं। आइए जानते हैं इन राज के बारे में और करते हैं इनका पर्दाफाश। मॉडल बहू का गृह प्रवेश होता है। जैसे ही गेट खुला, मोहल्ले वालों की भीड़ लग जाती है। काली लग्जरी कार से उतरती है। दोनों शॉर्ट ड्रेस में, हाई हील्स, खुले बाल, काला चश्मा और मोबाइल हाथ में। कैमरा ऑन, लाइव स्ट्रीम चालू होती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू होम। स्वागत हो प्यारी देवरानी। गौरी भी मुस्कुराती है। काव्या और माया ने हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उनकी आंखें घर के कोनों, सीढ़ियों और कैमरा एंगल्स को नाप रही होती हैं। रात गहरी हो चुकी होती है। पूरा घर सो गया होता है। करीब 2 बजे राधा की नींद खुलती है। गला सूख रहा होता है। राधा धीरे से उठती है, पैरों में चप्पल डाली और पानी पीने किचन की तरफ जाती है। जैसे ही उसने गिलास उठाती है, खट 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 आवाज आती है। इतनी रात को कौन जाग रहा है? वो किचन के आसपास देखने लगती है। सब कुछ शांत हो जाता है। वो पानी पीकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। अचानक फिर आवाज आती है, सर्र सर्र। राधा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे स्टोर रूम के पास जाती है। दरवाजा बंद होता है। शायद चूहे होंगे। डर को मन में दबाकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगली रात फिर वही होता है और उसके बाद भी जब जब राधा रात में पानी पीने जाती, उसे वही आवाज सुनाई देती है। कभी स्टोर रूम से, कभी किचन के पीछे से। ये कोई मामूली आवाज नहीं है। हर रात एक ही समय। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन गार्डन में तीनों बहू गोल घेरे में बैठी होती हैं। हाथ में चाय के कप होते हैं। यार पता नहीं क्या हो रहा है। जब से दोनों भैया की शादी हुई है ना, रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। जब भी मैं रात को पानी लेने जाती हूँ, जैसे ही किचन में कदम रखती हूँ, आवाज बंद हो जाती है। मैं बाहर आती हूँ तो फिर से शुरू हो जाती है। दीदी, हो सकता है आपको कोई वहम हो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आवाज आए और आपको देखते ही बंद हो जाए? हाँ, रात में अक्सर इंसान ज्यादा सोचने लगता है। अच्छा, कल रात तुम जाकर देखना। अगर तुम्हें भी वही आवाज आई तो मान लेना मैं झूठ नहीं बोल रही। रात के करीब 2:30 बजे सीता दबे पांव कमरे से निकलती है। दिल थोड़ा घबराया होता है, लेकिन राधा की बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। जैसे वो किचन में पहुंची, खर्र खर्र सीता का हाथ गिलास पर ही रुक जाता है। ये आवाज? वो धीरे धीरे इधर उधर देखने लगती है। आवाज किचन के अंदर से ही आ रही होती है। सीता ने जल्दी से पानी पीती है और भागते हुए कमरे में लौट जाती है। अगली सुबह सीता सीधा राधा के पास पहुंचती है। वो किचन में होती है। राधा दीदी, आप सही कह रही थी। वो आवाज सच में आ रही है। मैं तो डर ही गई। मैं यही तो कह रही थी, ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज रात मैं खुद जाऊंगी। पहले मैं भी देख लूं। उस रात गौरी किचन में पहुंचती है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद टक टक आवाज आती है। गौरी का दिल जोर से धड़क जाता है। वो दीवार की तरफ देखती है, फिर कैबिनेट्स की तरफ। ये तो सच में कुछ अजीब है। अगली सुबह तीनों बहुएं साथ रसोई में आती हैं। राधा दीदी, अब सही कह रही थी। वहाँ से सच में अजीब सी आवाज आ रही है। अब तो ये वहम नहीं हो सकता। तो फिर चलो आज मिलकर देख लेते हैं, आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। रात को तीनों रसोई में पहुंचती हैं। चलो एक एक कैबिनेट खोलकर देखते हैं। हाँ, और स्टोर रूम तो इसके पीछे है। इतनी तेज आवाज वहाँ से नहीं आ सकती। एक एक करके वो पूरी किचन के कैबिनेट खोल देती हैं, ऊपर नीचे कोनों में, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। किचन पूरी तरह से सही होती है। तो फिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? कहीं ये हमारा वहम तो नहीं? वहम नहीं है, आवाज थी और बार बार आ रही है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तीनों संस्कारी बहू सिर पर पल्लू रखे हाथ जोड़कर पूजा करती हैं। तीनों का स्वभाव सीधा, सादा और शांत होता है। हर काम को बिना बोले संभाल लेती हैं। दूसरी तरफ घर के बाहर बिल्कुल अलग माहौल होता है। काव्या और माया शॉर्ट ड्रेस पहने, खुले बाल, हाथ में मोबाइल और ट्राइपॉड। कैमरा ऑन होता है। हाय गाइस, आज हम शूट कर रहे हैं अपनी रॉयल हाउस के बाहर। लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलना। आसपास के लोग रुक रुक कर देखने लगते हैं। उसी वक्त कमला देवी बाहर आती हैं। उन्होंने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखती हैं और सख्त आवाज में बोलती हैं, बेटा, तुम इस घर की बहुएं हो। ये सब चीजें तुम पर शोभा नहीं देती। माना तुम पहले मॉडल रही हो, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन अपने कपड़ों पर थोड़ा ध्यान दो। काव्या और माया एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ती हैं। मम्मी जी, आपने कह दिया ना, अब हम कल से ऐसे कपड़े पहनेंगे ही नहीं। हमें आपकी बात हमेशा माननी है। कमला देवी को सुकून मिल जाता है। वो मन ही मन संतुष्ट होकर अंदर चली जाती हैं। जैसे ही सास अंदर गई, दोनों की मुस्कान पल में बदल जाती है। देखा
कितनी आसानी से मान गई। घर में मीठा बनकर रहो, काम अपने आप होता रहेगा। शाम को प्रीतम जी अपने कमरे में होते हैं। उन्होंने अलमारी के अंदर रखी तिजोरी खोलते हैं, कुछ पैसे निकालकर वो अंदर रख देते हैं और तिजोरी बंद कर देते हैं। अगले दिन सुबह जरूरत पड़ने पर वो फिर तिजोरी खोलते हैं। जैसे ही वो नोट गिनते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, आधे पैसे गायब होते हैं। वो दोबारा गिनते हैं। अरे लगता है कमला ने ही बिना बताए पैसे निकाल लिए होंगे। कोई बात नहीं, इस बार उससे बाद में पूछ लूंगा कि बिना बताए पैसे क्यों निकाले। अगली सुबह प्रीतम जी फिर अपने कमरे में जाते हैं और तिजोरी खोलते हैं। गिनते ही फिर नोट कम आते हैं। अरे आज फिर, अरे कल से भी कम पैसे हैं आज। रोज रोज ये क्या हो रहा है इस घर में। तीसरे दिन फिर वही होता है। तिजोरी देखते हैं और पैसे फिर गायब मिलते हैं। उनका सब्र टूट जाता है और प्रीतम जी सीधे कमला के पास जाते हैं। कमला, तुम रोज रोज बिना बताए पैसे क्यों ले लेती हो? मैंने तो एक भी पैसा नहीं लिया। आपको पता है मैं हमेशा पूछकर ही पैसे लेती हूँ। तो फिर घर से पैसे कहाँ जा रहे हैं? रोज मेरी तिजोरी से पैसे कम मिलते हैं। मुझे क्या पता, शायद आप तिजोरी में पैसे रखते ही नहीं होंगे और भूल जाते होंगे। प्रीतम जी चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ दिखता है कि उन्हें बहुत गलत लग रहा होता है। उसी दिन दोपहर को कमला देवी अपने पुराने गहनों का डिब्बा लेकर मोहल्ले के मशहूर सुनार सुंदर के पास पहुंच जाती हैं। भैया जरा इन गहनों को तोलकर बता देना, ये कितने ग्राम के हैं। मैं इन्हें तुड़वाकर नई ज्वेलरी बनवाना चाहती हूँ। पुराने हो गए हैं लेकिन सोना ठोस है। सुंदर एक एक गहना ध्यान से देखकर फिर तराजू पर रखता है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। अरे बहन जी, आप मुझे पागल समझ रही हो क्या? मैं सुनार हूँ, कोई खेल खेलने वाला बच्चा नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? ये गहने सोने के नहीं है, ये नकली हैं। अरे भाई साहब, आप पागल हो गए हो क्या? ये मेरे असली गहने हैं, मेरी सास ने अपने जमाने में दिए थे। बहन जी, सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग खराब मत करो। जो नकली है वो नकली है। ठीक है, मैं किसी और से दिखवा लूंगी, अपने आप को ज्यादा मत समझो। घर लौटते ही कमला देवी खुद अपने गहनों को बार बार देखने लगती हैं। गहने का पेंट उतर जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद वो पलंग पर बैठकर रोने लगती हैं। हे भगवान, मेरे असली गहने कहाँ चले गए? ये नकली कैसे हो गए? उसी वक्त प्रीतम जी कमरे में जाते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो कमला? देखो, ये तो मेरे असली गहने थे, ये नकली कैसे हो गए? मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ, इस घर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूर से ये सब तीनों बहू देख रही होती हैं। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। ये घर में क्या चल रहा है? जब से वो दोनों मॉडल बहुएं आई हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कभी अजीब आवाजें, कभी पैसे गायब, अब गहने भी चोरी हो गए। मुझे लगता है ये दोनों बहुत ज्यादा चालाक हैं। इनकी मीठी मुस्कान के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। ये जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी है नहीं। अब हमें इन पर नजर रखनी पड़ेगी। हम अपने घर को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। रात को पूरा घर गहरी नींद में डूबा होता है। उसी रोशनी में माया अकेली खड़ी होती है, हाथ में मोबाइल। आवाज बहुत धीमी होती है। हाँ, सब कंट्रोल में है, कोई शक नहीं कर रहा। अगला स्टेप कल होगा। छत पर तीनों बहू खड़ी होकर नीचे देख रही होती हैं। देखा, ये किसी से सीक्रेट बात कर रही है। इतनी रात को गार्डन में कुछ तो गड़बड़ है। अब तो पूरा यकीन हो गया है, हर चीज के पीछे यही है। सुबह राधा रसोई में काम संभाल रही होती है। रामू, जरा स्टोर से वो पुरानी कुर्सी उठा लाना। जी दीदी, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम और करने जाना है। इतना कहकर वो हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। देखा, घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं। सारे नौकर डरे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। घर में जरूर कोई हेरा फेरी चल रही है, तभी तो इनके आने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया है। उस रात से तीनों संस्कारी बहुएं चैन से सो नहीं पाती। कभी किचन, कभी स्टोर रूम, कभी सीढ़ियों के नीचे, हर जगह कुछ ढूंढती रहती हैं। पूरे घर में धीरे धीरे छानबीन करती हैं। आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। रात भर जागने की वजह से दिन में उनसे उठना भी मुश्किल हो जाता है। दोपहर को तुम तीनों को क्या हो गया है? जब से मॉडल बहुएं आई हैं, वो घर को कितने अच्छे से संभाल रही हैं, और तुम तीनों जब देखो सोती रहती हो। उसी वक्त काव्या और माया ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आती हैं। मम्मी जी, आपके लिए चाय और नाश्ता। हम तो देखो घर का सारा काम कर लेते हैं जो हमसे होता है, ये तीनों कुछ भी नहीं करती। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। जब से तुम दोनों आई हो, सारा काम तुम ही पर डाल दिया है इन लोगों ने। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, हम भी रात को कुछ काम कर रहे थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। बस सफाई देने की जरूरत नहीं है।
वो नाराज होकर वहां से चली जाती हैं। तीनों बहुएं हैरान खड़ी रह जाती हैं। कुछ देर के बाद देखा इनकी चाल कैसी है, खुद मीठी बनती है और हमें फंसा देती है। अब बहुत हो गया, इनका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी। रात को घर में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही होती है। तीनों दबी आवाज में रसोई में इधर उधर देख रही हैं। कभी कैबिनेट, कभी सिंक के नीचे, कभी दीवारें टटोलती हैं। मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ यहीं छुपा है। तभी ऊपर की सीढ़ियों से काव्या और माया के कदमों की आवाज आती है। तीनों चौंक जाती हैं। श्श, कोई आ रहा है। तीनों तुरंत बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया के पर्दे के पीछे छुप जाती हैं और सांस रोके देखने लगती हैं। काव्या और माया धीरे धीरे रसोई में आती हैं। एक पल के लिए वो ठीक सामने दिख रही होती हैं और अगले ही पल गायब हो जाती हैं। अरे एक मिनट, हमने आँख क्या झपकाई, ये दोनों कहाँ चली गई? तीनों रसोई से भागती हैं, हर कोना देखती हैं, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखता है। अभी तो यहीं आई थी। अब कोई शक नहीं रहा, रसोई में कोई खुफिया इंतजाम किया है, इसीलिए इतनी जल्दी गायब हो गई। तीनों की धड़कन तेज हो जाती है। अगली रात गौरी जानबूझकर रसोई में चौकी पर बैठकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद काव्या और माया फिर नीचे आती हैं। गौरी सांस रोककर देखती है। काव्या रसोई के नीचे वाला एक कैबिनेट खोलती है और उसके पीछे एक और दरवाजा होता है। माया झुककर लॉक खोलती है और दोनों एक एक करके नीचे बैठते हुए अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। गौरी की आंखें फैल जाती हैं। अच्छा, तो ये माजरा है, इन्होंने सीक्रेट रूम बना रखा है। तभी मैं सोचूं रसोई से रोज आवाज किस चीज की आती है। वो दौड़ती हुई राधा और सीता के कमरे में पहुंच जाती है। उठो, आज मैंने इन्हें पकड़ लिया है, जल्दी आओ। तीनों वापस रसोई में आती हैं, जमीन पर बैठ जाती हैं। कैबिनेट के पीछे से मॉडल बहुओं की आवाजें साफ आ रही होती हैं। अच्छा, तो ये सब यही कर रही हैं, हमारे घर से सामान चुरा रही हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी इनके जाल में फंस जाएंगी। कोई रास्ता निकालना होगा, इन्हें यहाँ से बाहर करना ही पड़ेगा। ये हमें बर्बाद करने आई हैं। मैं तो अभी जाकर सबको बता देती हूँ कि ये हमारे घर को तबाह करने आई है। सीता और गौरी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं। नहीं दीदी, ऐसे नहीं। हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है, कोई ठोस बात नहीं है जो हम घर वालों को दिखा सकें, वरना वही होगा जो पहले हुआ था। याद है, इन्होंने मिलकर हमें मम्मी जी की नजरों में कितना गिरा दिया था। हाँ, तुम दोनों सही कह रही हो। पहले पक्के सबूत, फिर ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि ये कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। अगली रात घर फिर से गहरी नींद में डूब चुका होता है। तीनों बहू धीरे धीरे रसोई में आकर खड़ी हो जाती हैं। पहले ये देख लेते हैं कि वो दोनों अपने कमरे में हैं या नहीं। तीनों दबे पांव काव्या और माया के कमरे की ओर जाती हैं। दरवाजे की हल्की सी दरार से झांकती हैं। दोनों गहरी नींद में सो रही होती हैं। मोबाइल साइड टेबल पर होता है। सो रही है, अच्छा है। तीनों वापस रसोई में लौट आती हैं। राधा ने कैबिनेट के नीचे हाथ डालती है। शायद आज खुल जाए। दीदी, क्या आप उन्हें इतना पागल समझती हो कि अपना सीक्रेट रूम खुला छोड़ देंगी? मुझे लगा था कभी तो किसी और तरीके से खुल जाए। नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता। तीनों एक दूसरे को देखकर समझ जाती हैं। अब अगला कदम और भी सोच समझ कर उठाने होंगे। अगले दिन सुबह काव्या और माया घर से सूट पहनकर निकलती हैं, लेकिन जैसे ही तीनों संस्कारी बहुएं थोड़ी दूरी पर उनका पीछा करने लगती हैं, कुछ ही देर में सब कुछ बदल जाता है। काव्या और माया एक साइड रोड पर रोककर कार से बैग निकालती हैं और पल भर में शॉर्ट ड्रेस में आ जाती हैं। ये क्या? काव्या गार्डन के कोने में एक लड़के से बात कर रही होती है। हंसना, इशारे करना, सब कुछ बहुत बेपरवाह होकर करती है। वहीं दूसरी तरफ माया कैफे के पास किसी और लड़के से बातें कर रही होती है। तीनों संस्कारी बहुएं थोड़ी दूरी पर छुपकर सब देख रही होती हैं। ये लोग दोहरी जिंदगी जी रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मॉडल बहुएं एक साथ मिलती हैं और सीधे एक बॉयज हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं। तीनों बहुएं हैरान रह जाती हैं। अब समझ आ रहा है सब कुछ। काफी देर बाद काव्या और माया हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। उसी पल राधा मोबाइल ऑन करती है। सीता और गौरी भी अलग अलग एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हैं। गार्डन, कैफे, लड़कों से बातचीत, हॉस्टल में जाना, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है। अब हमारे पास सबूत है, अब कोई हमें झूठा नहीं कह पाएगा। अब खेल पलटेगा। जो चाल इन्होंने चली थी उसी चाल में ये खुद फंसेंगी। दोपहर को काव्या और माया अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती हैं। राधा इशारे से सीता और गौरी को बुलाती है। तीनों दबे पांव काव्या के कमरे में पहुंच जाती हैं। कहीं कहीं होगी चाबी। वो साइड टेबल की दराज खोलती हैं। अंदर एक छोटी सी चाबी काले रिबन में बंधी होती है। मिल गई।
तीनों ने राहत की सांस लेती हैं और फिर बिना आवाज किए कमरे से बाहर आ जाती हैं। तीनों रसोई में पहुंच जाती हैं। राधा कांपते हाथों से कैबिनेट के पीछे छुपे ताले में चाबी घुमाती है। दरवाजा खुल जाता है। तीनों एक एक करके नीचे बने सीक्रेट रूम में उतर जाती हैं। अंदर का नजारा देखकर तीनों सन्न रह जाती हैं। एक कोने में घर के जरूरी कागजात रखे होते हैं, दूसरी तरफ सासू माँ के गहने और एक बैग में ससुर जी के गायब पैसे पूरे के पूरे। यही थे पैसे। राधा आगे बढ़कर एक फाइल उठाती है। फाइल खुलते ही कई लड़कों की तस्वीरें सामने दिखती हैं। हर फोटो पर लाल टिक का निशान होता है। पीछे लिखा होता है काम हो गया। दीदी देखो, ये लोग पहले कितनों को बेवकूफ बना चुकी हैं। अचानक एक तस्वीर पर तीनों की नजर ठहर जाती है। वो दोनों देवर की फोटो होती है। इन्होंने भैया की फोटो भी रखी है। अभी हमें पागल बनाकर फिर किसी और अमीर के पास चली जाएंगी। सीता दूसरी फाइल खोलती है। अंदर लड़कों के बायोडेटा होते हैं, नाम, उम्र, काम और सामने लिखा होता है कितना अमीर है। देखो, ये ऐसे ही सबके घर जाती हैं। जो ज्यादा अमीर दिखता है उसी के घर घुस जाती हैं। लेकिन भैया ने तो कहा था कि वो कॉलेज में मिली थी। नहीं दीदी, मुझे तो शादी में भी कुछ गड़बड़ लगी थी। मुझे नहीं लगता ये कॉलेज की कहानी सच है। मुझे तो लगता है किसी डेटिंग ऐप पर मिली होंगी, तभी इतनी जल्दी सब तय हो गया। लेकिन भैया हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? अगर सच बता देते तो क्या घर वाले मानते? कभी कभी सच छुपाना लोगों को आसान लगता है। जिस दिन हम ये सब घर वालों के सामने रखेंगे, उसी दिन हर झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। सीता और गौरी सिर हिलाती हैं। अगले दिन घर में शांति की हवन और पूजा होती है। आंगन में आम के पत्तों की माला हवन कुंड सज चुका होता है। सब लोग साफ सुथरे कपड़ों में पूजा की तैयारी कर रहे थे। तीनों संस्कारी बहुएं भी साड़ी में, माथे पर हल्की बिंदी लगाई एक दूसरे को इशारा में देख रही होती हैं। आज का दिन बहुत अहम होता है। तभी सीढ़ियों से दोनों मॉडल बहुएं उतरती हैं। एक ने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई, दूसरे ने रेड ऑफ शोल्डर ड्रेस। हाथ में मोबाइल, चेहरे पर जल्दबाजी, आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? आज तो घर में शांति की पूजा है, हवन भी है। कम से कम आज तो रुक जाओ। नहीं मम्मी जी, हमें जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा, साल में एक बार होती है ये पूजा। सब लोग साथ में बैठेंगे। मम्मी जी, हमारा काम यही है। हमारे फॉलोअर्स ही हमारा परिवार है। अगर हम बाहर नहीं गए तो कंटेंट कैसे शूट होगा? और अगर कंटेंट नहीं बना पाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? आज ब्रांड मीटिंग है, ब्लॉग शूट है, रील्स है। आप लोग क्या समझोगे? उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे किसी कीमत पर उन्हें घर से निकलना ही हो। बेटा, एक दिन रुक जाने से कौन सा आसमान गिर जाएगा? आप लोग बहुत पुराने ख्यालों के हो। पैसे वाले तो बहुत हो, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। तीनों संस्कारी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। बेटा, ऐसे बात मत करो। आप लोग गवार हो। आपको हमारी दुनिया समझ ही नहीं आएगी। बस ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, आज के बाद इस लहजे में हमसे बात मत करना। दोनों मॉडल बहुएं मुंह बनाते हैं, एक दूसरे को देखती हैं और दरवाजा जोर से बंद करके निकल जाती हैं। कुछ पल बाद पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। सब लोग हवन में बैठते हैं। पूजा के बाद सब लोग खाना खाकर ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। बातें चल रही होती हैं। तभी तीनों संस्कारी बहुएं एक साथ आगे आती हैं। मम्मी जी, पापा जी और आप सब लोगों से हम एक बात करनी है। क्या बात है बेटा? ऐसा क्या हो गया कि तुम तीनों एक साथ? आज रात ठीक 8 बजे आप इसी हॉल में मिलिएगा। अभी बता दो ना बेटा, इतना सस्पेंस क्यों? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं। सही समय पर ही सच सामने आना चाहिए। शाम के ठीक 8 बजते ही घर का हर सदस्य ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी होती है। कुछ देर बाद दोनों मॉडल बहुएं भी घर लौट आती हैं। उनके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान होती है। तभी तीनों संस्कारी बहुएं आगे बढ़ती हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप सब हमारे साथ जरा स्टोर रूम तक चलिए। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे चल देते हैं। स्टोर रूम का दरवाजा खुलते ही तीनों संस्कारी बहुएं अंदर रखे बक्से और थैले बाहर निकालने लगती हैं। देखिए, ये सब इन्हीं लोगों की करतूत है। वो सारा सामान उठाकर ड्राइंग रूम की टेबल पर रख देती हैं। घर के कागजात, सास के गहने, ससुर के खोए हुए पैसे, फोटो, बायोडेटा। आइए, ध्यान से देखिए, ये सब क्या है? ये तुम लोग क्या कर रही हो? ये कैबिनेट क्यों खोल रही हो? ये सब बंद करो। अब तुम्हारी पोल खुलने लगी तो डर लग रहा है। रसोई में ये कैबिनेट तुमने इसीलिए बनाया था ना, ताकि किसी को शक ना हो। तीनों बहुएं एक एक करके सारा सामान टेबल पर सजा देती हैं। ये सब हमारा नहीं है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये तो मेरी ज्वेलरी है। इसके लिए मैं कितने दिन रोई। मुझे लगा चोरी हो गई और तुम लोग इसे अपने पास छुपा कर बैठी थी।
मेरी बहुएं सही कह रही थी, घर में कुछ गड़बड़ जरूर थी, वरना ये दोनों हमें लूट कर चली जाती। गुस्से में सास सीधे दोनों मॉडल बहुओं के सामने खड़ी हो जाती है। बताओ मुझे, घर में ये सब क्या कर रही थी? हर चीज क्यों चुरा ली तुमने? राघव, अभी पुलिस को फोन करो। जाने कितने घर लूटे होंगे इन्होंने, कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी। तुम लोगों ने कहा था कि ये अच्छे घर की हैं, प्यार करते हो इनसे, तो ये सब क्या है? मम्मी, हमने झूठ बोला था। हम इनसे कॉलेज में नहीं मिले थे, हम डेटिंग ऐप पर मिले थे। क्या? पर तुमने कहा था कॉलेज से जानते हो। अगर सच बात बता देते तो आप कभी शादी के लिए नहीं मानती। हम उन्हें बहुत प्यार करते थे और किसी भी हालत में शादी करना चाहते थे। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। जब अपने ही सिक्के खोटे हो तो दूसरों पर क्या भरोसा करूं? पुलिस को बुलाओ, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों मॉडल बहुएं अचानक सास के पैरों में गिर जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। हम सारा सामान वापस कर देंगे, सब कुछ कबूल कर लेंगे, बस पुलिस मत बुलाइए। तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? हमने किस चीज की कमी छोड़ी थी? मेरी किस्मत ही फूट गई। तभी दोनों मॉडल बहुएं अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती हैं। हम शुरू में ऐसे नहीं थे, हम बहुत गरीब थे, मम्मी पापा बीमार थे, एक दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। हमने लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने हमें दुत्कार दिया और कुछ ही दिनों में हमारे मम्मी पापा की मौत हो गई। इसके बाद हमारे छोटे भाई की तबीयत खराब रहने लगी। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला उसे ब्लड कैंसर है। हमने तुम्हें बॉयज हॉस्टल में जाते देखा था। हाँ, मेरा भाई वहीं रहता है, हम उसकी दवाइयों के लिए जाते हैं। हम दोबारा लाचार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हमने एक फैमिली फ्रॉड रैकेट ज्वाइन कर लिया। लेकिन हद से पहले हमने किसी लड़के से शादी नहीं की, शादी सिर्फ तुमसे की। आज हमारा प्लान था कि ये घर लूट कर चले जाएं, क्योंकि कल हमारे भाई का बड़ा ऑपरेशन है और इसके लिए हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। लेकिन आज इन तीनों ने हमारा भंडा फोड़ कर दिया। मैं तो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह मानती थी। अगर पहले दिन सच बता देती तो तुम्हारी हर परेशानी मैं हल कर देती। इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस उन्हें ले जाने लगती है। इन्हें मत ले जाइए, ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है। जो भी सामान इन्होंने लिया है आप वो सब वापस करवा दीजिए, और अगर ये दोबारा ऐसा करे तो सजा दीजिए। अगर दोबारा धोखाधड़ी में पकड़ी गई तो इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। पुलिस चली जाती है। आज हमारी इज्जत इन्हीं तीनों ने बचाई है। जिन्हें हम गवार समझते थे वही सबसे समझदार निकली। संस्कार कपड़ों से नहीं, नीयत से आते हैं। तीनों संस्कारी बहुएं एक साथ बोलती हैं। दिखावा कभी सच्चाई नहीं होता और चुप रहने वाला कमजोर नहीं, समझदार होता है। असली ताकत संस्कार और समझ में होती है, न कि धोखेबाजी में। अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक साथ शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है। रिसेप्शन पर ससुर जी आगे बढ़ते हैं। लड़के तो तुरंत एडमिट कर दीजिए, ये रहा इलाज का पूरा अमाउंट 1 करोड़ रुपए। कैशियर हैरान होकर देखता है। नर्सें तुरंत स्ट्रेचर लेकर आती हैं। लड़के को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। देखिए, आप लोग समय पर आ गए, इलाज सही दिशा में जाएगा, अब इसके ठीक होने की पूरी उम्मीद है। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शाम को भाई योगेश को होश आ जाता है। दोनों बहनें उसके पास बैठी होती हैं। दीदी, इतने पैसे इतनी जल्दी तुमने कहां से अरेंज किए? दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं, फिर एक बहन भाई का हाथ थाम लेती है। भाई, अब हमने अपना घर बसा लिया है, अब तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी। हम तेरे साथ हैं और तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। और सुन, जो गलत रास्ता हमने चुना था ना, आज से वो हमेशा के लिए खत्म। अब सिर्फ ईमानदारी का काम करेंगे। तेरी जान उन नेक लोगों ने बचाई है जिनके साथ हमने इतना बुरा किया। दीदी, मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहना। अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। सिर्फ तू ही नहीं भाई, हम भी उन्हीं की वजह से बचे हैं। आज नहीं तो कल पुलिस हमें अपनी कैद में ले लेती। उसी वक्त कमरे में पूरा परिवार आ जाता है। कमला योगेश के माथे पर हाथ रखती है और उनकी ढाल बनता है। सास ससुर उन दोनों के सिर पर हाथ रखते हैं।